हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ग्रंथियों के बारे में समझेंगे यानी कि ग्लैंड्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इसके पहले हम सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ चुके हैं जो कि हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं, जैसे त्वचा, कान, आँख, नाक, जीभ। इन सभी पांचों चीज़ों के बारे में हम पूरे डिटेल से समझ चुके हैं। तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ग्रंथियाँ पढ़ते हैं, ग्रंथियों के बारे में समझते हैं। दोस्तों, ग्रंथियाँ क्या होती हैं? ग्रंथि हमारे शरीर में उपस्थित एक थैला होता है। थैले के समान इनकी संरचना होती है जिसमें कि आवश्यक पदार्थ भरे होते हैं, जैसे कि एंजाइम्स और हार्मोन्स। ये हमारे शरीर में उपस्थित थैले के समान संरचना होती है। शरीर के वे अंग जो विशेष पदार्थों का उत्पादन करते हैं जो हमारे शरीर के लिए विशेष महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे एंजाइम्स और हार्मोन्स हो गए। दोस्तों, एंजाइम्स जो होते हैं वो हम पाचन तंत्र में पढ़ चुके हैं। ये जो है तो भोजन पचाने के काम आते हैं। जितने भी एंजाइम्स होते हैं ये भोजन पचाने के काम आते हैं। तो इनको जो है तो हम पाचन तंत्र के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। पाचन तंत्र की जो है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो उसको आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, जिसमें सभी एंजाइम्स के बारे में डिटेल में समझाया गया है। किस प्रकार से भोजन पचता है, कहाँ से भोजन का पाचन शुरू होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट, इन सब से कौन सा एंजाइम निकलता है और कौन सा एंजाइम कौन सी चीज़ पचाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनमें से कौन सा एंजाइम्स जो है तो कौन सी चीज़ को पचाता है। तो इन सभी की जानकारी जो है तो पाचन तंत्र नामक चैप्टर में दी गई है, तो आप लोग देख सकते हैं। इसमें दोस्तों हम मेनली फोकस करेंगे हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स जो है तो क्या करते हैं, किन काम में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। ग्रंथियां दोस्तों तीन तरह की होती हैं। एक बहिस्रावी ग्रंथि हो गई, दूसरी जो है तो अंतःस्रावी ग्रंथि हो गई, और तीसरी जो है तो मिक्स हो गई, मिश्रित ग्रंथि हो गई, जिसमें हार्मोन्स और एंजाइम दोनों पाए जाते हैं। तो दोस्तों, बहिस्रावी ग्रंथि जो होती है, तो बहिस्रावी ग्रंथि का मतलब होता है कि ये हमारे शरीर के बाहर नहीं पाई जाती, ये अंदर ही पाई जाती है, हमारे शरीर के आंतरिक भागों में ही पाई जाती है बहिस्रावी ग्रंथि। तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये ग्रंथियाँ बाहर पाई जाती हैं। बहिस्रावी ग्रंथि नाम है इनका और ये हमारे अंदर ही पाई जाती हैं। दोस्तों, बहिस्रावी ग्रंथियाँ उनको कहते हैं जो एंजाइम्स निकालती हैं, जिनसे एंजाइम्स मिलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं, उन्हें बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। दोस्तों, ये जो एंजाइम्स होते हैं ये रक्त के संपर्क में जो है तो नहीं आते, यानी कि ये रक्त से दूर ही रहते हैं, रक्त में नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, एंजाइम्स निकलने के लिए नली होती है, यानी कि डक्ट होती है, डक्ट पाई जाती है। अगर ये बिना नली के बहेंगे तो रक्त में मिल जाएंगे, इसलिए इनमें नली पाई जाती है। तो बहिस्रावी ग्रंथियों में दोस्तों नली पाई जाती है, जिसमें से एंजाइम्स भोजन को पचाने के लिए निकलते हैं। तो बहिस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आप लोगों को ध्यान रखना है कि रक्त में जो है तो ये नहीं मिलते, एंजाइम्स जो है तो रक्त में नहीं मिलते, और बहिस्रावी ग्रंथियों में नली पाई जाती है, नली से होकर के एंजाइम्स बहते हैं। दोस्तों, जैसे श्वेत ग्रंथि हो गई, लैक्राइमल ग्रंथि हो गई, स्तन ग्रंथि हो गई, यकृत हो गई, तेलीय ग्रंथि हो गई, पाचन हो गई, पाचन ग्रंथियाँ हो गई, इनमें से ब्लड जो है तो बाहर नहीं आता, एंजाइम्स के साथ ब्लड बाहर नहीं आते। जैसे दोस्तों लैक्राइमल ग्रंथि हो गई, तो इसमें से हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, इस ग्रंथि से आंखों से आंसू निकलते हैं। तो क्या कभी आप लोगों ने देखा है कि आंखों से खून निकले, आंसू में खून जो है तो निकले, ब्लड निकले? ऐसा नहीं होता है। और दोस्तों, श्वेत ग्रंथि से जैसे पसीना बाहर निकलता है, तो पसीना के साथ खून तो बाहर नहीं निकलता, ब्लड बाहर जो है तो नहीं निकलता है। तो ये दोस्तों बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, जिनमें रक्त शामिल नहीं होता है, वो बहिस्रावी ग्रंथियाँ कहलाती हैं। तो दोस्तों, इनके बारे में जो है तो हम लोग समझ चुके हैं, पाचन ग्रंथियों के बारे में समझ चुके हैं। यहाँ पर हम उन ग्रंथियों के बारे में समझेंगे जो हम कहीं पर नहीं समझे हैं, जैसे श्वेत ग्रंथि हो गई, लैक्राइमल ग्रंथि हो गई, स्तन ग्रंथि हो गई, यकृत ग्रंथि हो गई, तेलीय ग्रंथि हो गई। इनके बारे में हम यहीं पर समझेंगे। बहुत सारी ग्रंथियाँ जो पाचन के काम में आती हैं, तो वो पाचन वाले चैप्टर में समझाया गया है। अब है दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। इन ग्रंथियों से हार्मोन्स निकलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स निकलते हैं, ये रक्त के संपर्क में बहते हैं, यानी कि रक्त में घुल कर बहते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं दोस्तों, तो ये रक्त में घुल कर बहते हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि हो गई, थायराइड ग्रंथि हो गई, एड्रिनल ग्रंथि हो गई, थाइमस ग्रंथि हो गई, इनमें से जो है तो हार्मोन्स निकलते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम सभी डिटेल में समझते हैं। तो पहले हम बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में जान लेते हैं। बहिस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और समझिए आप लोग, मिश्रित ग्रंथि।
मिश्रित ग्रंथियां जो होती हैं दोस्तों, इसमें से एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों निकलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अग्नाशय ग्रंथि। अमाशय हमारा पेट होता है, अग्नाशय ग्रंथि होती है जिसमें से एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों निकलते हैं। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में। सेरुमीन ग्रंथि, ये कान में पाई जाती है। सेरुमीन ग्रंथि जो है तो दोस्तों ये कान में पाई जाती है, जो मोम बनाती है। जैसे कान में हम लकड़ी डालकर कुछ कुछ कचरा निकालते रहते हैं, वो मोम होता है। ये कान में सेरुमीन ग्रंथि जो पाई जाती है वो इस मोम का निर्माण करती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सेरुमीन ग्रंथि कान में पाई जाती है और ये मोम का निर्माण करती है। दोस्तों जितना ज़्यादा मोम निकालोगे आप कान से, उतना ज़्यादा ही ये ग्रंथि मोम बनाती है, इसलिए उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो कचरा भरा है कान में, जो मोम भरा है, उसको भरा रहने देना चाहिए। जैसे ही आप निकालोगे वो ग्रंथि जो है तो सेरुमीन ग्रंथि जो है तो ये फिर से मोम बना देगी। तो इस प्रकार से इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों लैक्राइमल ग्रंथि है। ये लैक्राइमल ग्रंथि जो होती है आँख के ऊपरी भाग में पाई जाती है। इसमें से आंसू बनते हैं। इस ग्रंथि से आंसू जो है तो निकलते हैं। इस आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जो कीटाणुओं के मारने के काम आता है, जो कीटाणुओं को मारने के काम आता है। तो लाइक्राइमल ग्रंथि से आंसू निकलते हैं, ये आँख के ऊपरी भाग में पाई जाती है। अब है दोस्तों पंकटम। ये दोस्तों आँख में जहाँ से आंसू निकलते हैं, जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो जहाँ पर कीचड़ लगा होता है तो वहाँ पर एक मांस होता है, छोटा सा मांस होता है। जैसे दोस्तों ये हो गई आपकी आँख, यहाँ से आंसू निकलते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर एक छोटा सा मांस होता है, उसी को कहते हैं पंकटम। ये आंसू को जो है तो नाक में भेज देता है। तो जब कोई रोता है, जब कोई आदमी, जो कोई महिला या व्यक्ति कोई रोता है, तो यानी कि नाक से आंसू निकलने लगते हैं, तो यही पंकटम होता है जो कि आँख से आंसू को नाक में भेज देता है। अब है दोस्तों मेइबोबियन ग्रंथि। ये दोस्तों आँख के निचले भाग में पाई जाती है, जो कीचड़ का निर्माण करती है। इसके बाद है दोस्तों स्वेद ग्रंथि। ये पसीना का निर्माण करती है। स्वेद ग्रंथि से ही हमें पसीना निकलते हैं। तेलीय ग्रंथि, ये सीबम का निर्माण करती है। जैसे दोस्तों आप सुबह सो करके उठते हो तो नाक हमारी चिकनी हो जाती है, नाक के ऊपर चिकना तेलीय पदार्थ पाया जाता है, वो होता है सीबम। तो ये तेलीय ग्रंथि जो होती है तो सीबम का निर्माण करती है, त्वचा को चिकना रखती है। ये नाक के ऊपर पाई जाती है। नाक का जो ऊपरी भाग होता है हमारा, वो तेलीय ग्रंथि वहीं पर होती है, वो सीबम का निर्माण करती है, जो त्वचा को चिकना बनाता है। अब है दोस्तों लार ग्रंथि। ये पाचक एंजाइम्स होते हैं। लार ग्रंथियों से पाचक एंजाइम्स निकलते हैं, इनको हम पाचन तंत्र में पढ़े हैं। जठर ग्रंथि, ये भी दोस्तों पाचक एंजाइम होता है। जठर ग्रंथि से भोजन को पचाने के लिए एंजाइम्स निकलते हैं। इसको भी जो है दोस्तों तो हम पाचन तंत्र के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो आप वहाँ से जानकारी क्लियर कर सकते हैं। म्यूकस ग्रंथि, ये दोस्तों चिपचिपा पदार्थ होता है जो म्यूकस का निर्माण करता है। जैसे हम भोजन चबाते हैं तो हमारे लार में ये म्यूकस पाया जाता है। ये जो लार ग्रंथियाँ होती हैं हमारे मुंह में पाई जाती हैं, तो भोजन को जैसे ही हम चबाते हैं तो भोजन को चिपचिपा बना देती है, तो ये म्यूकस होता है। दोस्तों म्यूकस बड़ी आंत में भी पाया जाता है, जो मल को जो है तो चिपचिपा पदार्थ बनाता है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों बहिस्रावी ग्रंथि में सबसे महत्वपूर्ण होता है लीवर। लीवर जो है तो हमारा बहिस्रावी ग्रंथि ही है। लीवर की कोशिकाओं को हेपेटिक कोशिकाएं कहते हैं। दोस्तों लीवर जो है तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और हमारे शरीर का सबसे बड़ा भाग भी है। तो दोस्तों क्वेश्चन इसमें दो तरह से पूछता है कि हमारे शरीर में सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो दोस्तों शरीर में सबसे बड़ा भाग लीवर होता है, और शरीर का सबसे बड़ा भाग बोलता है तो ये चमड़ा हो जाएगा, स्किन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। शरीर का सबसे बड़ा भाग चमड़ा, शरीर में सबसे बड़ा भाग लीवर। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। ये बहिस्रावी ग्रंथि हो गई। क्षतिग्रस्त अंगों को ये स्वतः ही ठीक कर लेता है। दोस्तों कोशिका नामक चैप्टर में समझाया गया है कि लीवर किस प्रकार से क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को खुद ही ठीक कर लेता है। शरीर में सबसे बड़ा भाग होता है लीवर हमारा। दोस्तों लीवर जो है तो फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, ये दो प्रोटीन होते हैं, फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। तो ये जो है तो हवा के संपर्क में रक्त का थक्का बनाते हैं। ये दोनों प्रोटीन जो है तो लीवर से ही निकलते हैं, लीवर में ही बनते हैं। तो ये जो दोनों प्रोटीन होते हैं ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं।
दोस्तों हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने से कौन रोकता है? हमारे शरीर के अंदर जो रक्त बह रहा है उसका थक्का क्यों नहीं बन रहा है? तो दोस्तों ये आप लोगों को ब्लड चैप्टर में समझ में आएगा। ब्लड चैप्टर पढ़ाया जा चुका है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग उसमें से जो है तो सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे शरीर में जो रक्त बहता है तो उसमें हिपेरिन मौजूद होता है। हमारे रक्त में जो है तो हिपेरिन होता है जो रक्त का थक्का बनने से रोकता है। ये हिपेरिन जो होता है ये रक्त का थक्का बनने से रोकता है। रक्त का थक्का बनाने में दो प्रोटीन मदद करते हैं, फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। वैसे तो दोस्तों कई चीज़ें होती हैं जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करती हैं, लेकिन लीवर से ये दो प्रोटीन निकलते हैं, इसलिए इसे हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। दोस्तों रक्त का थक्का किस प्रकार जमता है ये जानने के लिए आप लोगों को ब्लड चैप्टर देखना पड़ेगा। हेपेरिन जो होता है तो ये रक्त का थक्का बनने से रोकता है। दोस्तों बिलीरुबिन जो होता है ये लेट्रिन का रंग जो है तो पीला कर देता है। दोस्तों हमारे शरीर में जैसे बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ती है तो उसमें से हमें पीलिया नामक रोग होता है, इसमें से यकृत प्रभावित होता है। हमारा लीवर जो होता है तो ये पीलिया नामक रोग से प्रभावित होता है। दोस्तों इसे जो है तो हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। ए जो है तो ये तो नॉर्मल होता है दोस्तों, लेकिन हेपेटाइटिस सी जो होता है ये बहुत खतरनाक होता है दोस्तों। इस प्रकार से इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। बिलीवर्डिन ये दोस्तों पित्त को हरा रंग प्रदान करता है। बिलीवर्डिन जो होता है ये पित्त को हरा रंग प्रदान करता है। दोस्तों हमारा लीवर जो होता है ये अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अमोनिया बहुत खतरनाक होता है दोस्तों, उससे कम खतरनाक जो होता है वो यूरिया होता है। तो हमारा लीवर जो है तो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है और यूरिया को जो है तो हमारी किडनी छानकर बाहर कर देती है। दोस्तों यूरिया जो होता है, यूरिया अगर हमारे शरीर में रह गया तो ये 2 से 3 घंटा बाद फिर अमोनिया का रूप ले लेता है। इसलिए जैसे ही हमारा लीवर जो है तो अमोनिया को यूरिया में बदला, उसी समय हमें बाथरूम लगती है, बाथरूम आती है, तो पेशाब के रास्ते इस यूरिया को बाहर कर देता है हमारा किडनी। दोस्तों ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। हमारा लीवर जो है तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ये ग्लाइकोजन के रूप में जो है तो ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है। हमारा लीवर जो है तो ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है। जब भी हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, ग्लूकोज की मात्रा घटती है, तो ये ग्लाइकोजन जो है तो ग्लूकोज का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदल देता है। हमारा लीवर जो है दोस्तों तो ये कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदल देता है, और ज़्यादा खाने से, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है, जो हार्ट अटैक का कारण बनता है। कोलेस्ट्रॉल की सर्वाधिक मात्रा लीवर में होती है दोस्तों, इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों हमारा लीवर जो होता है ये जहरीले पदार्थ को और शराब को नष्ट करता है। इसकी कुफर कोशिकाएं जो होती हैं तो शराब पीने से नष्ट हो जाती हैं, इससे हमारा लीवर जो है तो डैमेज होता है। इसलिए जहरीले पदार्थ, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। काफ़ी हद तक हल्का फुल्का जहर होगा तो हमारा लीवर जो है तो मार पीट के ख़त्म कर देगा, और हमारा किडनी जो होता है तो वो वेस्ट पदार्थों को बाहर कर देता है। दोस्तों लीवर जो है तो लीवर में विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई स्टोर करके रखता है। हमारा लीवर इन विटामिन्स को स्टोर करके रखता है। दोस्तों भ्रूण में रक्त का निर्माण लीवर में होता है। भ्रूण बच्चा जो होता है, माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसमें जो है तो रक्त का निर्माण लीवर में होता है। दोस्तों प्रजनन तंत्र के बारे में आप लोगों को समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, जिसमें से आपको सारी जानकारी पता चल जाएगी कि भ्रूण में बच्चा कैसे बनता है, स्पर्म और ओवम का मिलन किस प्रकार से होता है, जुड़वा बच्चे किस प्रकार से होते हैं, मेल प्राइवेट कौन कौन से होते हैं, फीमेल प्राइवेट कौन कौन से होता है, बच्चा जुड़वा किस प्रकार से बनता है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होती है, गर्भ में बच्चा किस प्रकार ठहरता है, पीरियड्स क्या होती हैं, इन सभी के बारे में फुल डिटेल में प्रजनन तंत्र में आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, भ्रूण में जब बच्चा रहता है तो उसमें रक्त का निर्माण जो है तो लीवर में होता है। लीवर की मीसोडर्म कोशिकाओं में होता है। लीवर के अंदर मीसोडर्म कोशिकाएं होती हैं, उनमें भ्रूण में रक्त का निर्माण होता है। और दोस्तों जो एक वयस्क मनुष्य होता है उसमें जो है तो हड्डियों में निर्माण होता है। रक्त का निर्माण जो है तो वयस्क मनुष्य में हड्डियों में होता है। दोस्तों हड्डियों से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप लोगों को अगर लेना है तो आप लोगों को कंकाल तंत्र नामक चैप्टर को देखना पड़ेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी।
तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग सभी चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं एकदम सरल भाषा में। अब दोस्तों यहाँ पर हम समझते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। अंतःस्रावी ग्रंथियों से दोस्तों हार्मोन्स निकलते हैं जो ब्लड में घुलकर बहते हैं। तो दोस्तों इनमें सबसे पहले है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है ये ब्रेन में पाई जाती है। ब्रेन नामक चैप्टर दोस्तों आप लोग देख लेंगे तो उसमें सारी जानकारी क्लियर हो जाएगी। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है ये सभी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है इसमें से नर्व्स हार्मोन निकलते हैं जो सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करता है। ये जो हाइपोथैलेमस होता है दोस्तों ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करता है। ध्यान रखना है आप लोगों को, सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। दोस्तों पीनियल ग्रंथि ये भी ब्रेन में ही पाई जाती है, माथे में एकदम बीच माथे में पाई जाती है, जहाँ पर भोलेनाथ की तीसरी आँख होती है वहाँ पर ये ग्रंथि पाई जाती है, इसलिए इस ग्रंथि को तीसरी आँख भी कहते हैं। इस ग्रंथि को बायोलॉजिकल ग्लैंड भी बोलते हैं। दोस्तों इनमें से दो तरह के हार्मोन निकलते हैं। इस ग्रंथि से दो तरह के हार्मोन निकलते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन दोस्तों रात के समय जब अंधेरा होने लगता है तो हमारी स्किन हल्की सी डार्क होने लगती है, तो इसका जिम्मेदार ये मेलाटोनिन होता है। और दूसरा हार्मोन दोस्तों सेरोटोनिन होता है, ये नींद लाता है। सेरोटोनिन जो है तो ये नींद लाता है। छोटे बच्चों में ये अधिक सक्रिय होता है, जिससे छोटे बच्चों को थोड़ा सा भी अगर आप लोग ठोंक दोगे तो वो सो जाता है। इस प्रकार से इन चीज़ों को दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्रंथि ये माथे पर पाई जाती हैं। दोस्तों एक ग्रंथि और होती है पीयूष ग्रंथि जो कि माथे पर पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि से दोस्तों काफ़ी सारे हार्मोन्स निकलते हैं, तो उसको हम आखिरी में देखेंगे। पीयूष ग्रंथि को जो है तो हम आखिर में देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को आवाट्यू ग्रंथि भी कहते हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। दोस्तों बहिस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी कौन सी थी? लीवर। अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, ये हमारे गले में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। दोस्तों ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं। इसमें दोस्तों दो चीज़ें पाई जाती हैं, टायरोसिन और आयोडीन। ये दोनों चीज़ों से थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है। दोस्तों थायरॉक्सिन हार्मोन जो है तो ये बीपी को घटा देता है, बढ़े हुए बीपी को जो है तो घटा देता है। इसमें से दोस्तों तीन तरह की बीमारियां होती हैं। घेंघा हो गया, ये जो है तो आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा नामक रोग आयोडीन की कमी से होता है। क्रिटिनिज्म ये बीमारी बच्चों में होती है। दोस्तों क्रिटिनिज्म जो है तो ये बीमारी बच्चों में होती है, ये बच्चों में बुद्धि को कम कर देता है। तीसरी बीमारी हो गई दोस्तों मिक्सोएडेमा, ये दोस्तों मोटा कर देता है, व्यक्ति को जो है तो मोटा कर देता है। इसके बाद है दोस्तों पैराथायराइड ग्रंथि। इस ग्रंथि के बगल से ही होती है पैराथायराइड, जिसे परावटु ग्रंथि भी कहते हैं। ये थायराइड के पीछे होती है, थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे होती है। दोस्तों ये पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण से बाहर होती है। सभी ग्रंथियां, सभी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती हैं दोस्तों तो ये पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में होती हैं, लेकिन ये पैराथायराइड जो होती है ये पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल से बाहर होती है। इसमें से पैराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। दोस्तों इसमें जो है तो कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रण करता है। ये पैराथायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है तो ये कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब दोस्तों थाइमस ग्रंथि के बारे में समझते हैं। थाइमस ग्रंथि ये दोस्तों छाती में पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि जो है तो छाती में पाई जाती है, छाती को वक्ष गुहा भी कहते हैं। तो थाइमस ग्रंथि जो है तो छाती में पाई जाती है। ये प्रोटीन और लिम्फोसाइट बनाता है। थाइमस ग्रंथि जो होती है तो प्रोटीन और लिम्फोसाइट बनाता है। ये 15 साल के बाद काम करना बंद कर देती है। दोस्तों ये छोटे बच्चों में ज़्यादा सक्रिय रहती है, छोटे बच्चों में अधिक काम करती है। दोस्तों जो बच्चे होते हैं वो बिना खाए पिए ही एकदम खेलते रहते हैं, पूरा दिन खेलते रहते हैं, उनकी एनर्जी डाउन नहीं होती। तो ये इसी की वजह से होता है, थाइमस ग्रंथि की वजह से होता है, जो प्रोटीन और लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। ये बच्चे जल्दी बीमार भी नहीं पड़ते, क्योंकि लिम्फोसाइट जो है तो बैक्टीरिया को ख़त्म करता है और प्रोटीन ताकत देता है। तो बच्चे जो है तो दिन भर खेलते रहते हैं। इस प्रकार से इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। अब है दोस्तों एड्रीनल ग्रंथि, ये अधिवृक्क में पाई जाती है। एड्रीनल ग्रंथि को अधिवृक्क भी कहते हैं। अधिवृक्क यानी कि किडनी के ऊपर पाई जाती है एड्रीनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। इसमें से एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है। ये आपातकाल में, इमरजेंसी में निकलता है। ये जो है तो बीपी को बढ़ा देता है और
थायराइड ग्रंथि जो थी ये ब्लड प्रेशर को घटा देता था। तो आप लोगों को दोनों ध्यान रखना है। लड़ो उड़ो हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि को ही कहा जाता है। एड्रेनलिन हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। अब है दोस्तों जनन ग्रंथि। दोस्तों जनन ग्रंथि के बारे में पूरे डिटेल के बारे में आपको प्रजनन तंत्र नामक चैप्टर में मिलेगी। इसमें हम ग्रंथि समझ लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। दोस्तों जनन ग्रंथि से जनन हार्मोन निकलते हैं। तो ये जो हार्मोन होते हैं दोस्तों तो स्टेरॉयड बने होते हैं। दोस्तों जितने भी हार्मोन होते हैं ये सभी के सभी हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं। आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है दोस्तों कि जितने भी हार्मोन होते हैं सभी प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन जनन हार्मोन जो होते हैं ये स्टेरॉयड के बने होते हैं। स्टेरॉयड जो होते हैं दोस्तों तो ये पोषण के चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि स्टेरॉयड क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। स्टेरॉयड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, इनको हम जो है तो पोषण के चैप्टर में समझेंगे। ये ग्रंथि का चैप्टर है तो इसमें हम सिर्फ ग्रंथियों के बारे में ही समझेंगे। तो दोस्तों ये जनन ग्रंथियों के बारे में हम प्रजनन तंत्र नामक चैप्टर में समझा चुके हैं, तो उसमें से आप लोगों को सारी जानकारी पता चल जाएगी। पुरुषों में दोस्तों वृषण होता है, टेस्टिस ग्रंथि होती है जिसमें से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। और दोस्तों महिलाओं के अंडाशय में ओवरी में 3 तरह के हार्मोन निकलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होते हैं तो ये पीरियड के निर्माण में मदद करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो होता है तो ये बच्चे को, जब बच्चा जो है तो गर्भ में रहता है तो ये बच्चे को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और ये रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है तो ये बच्चे को बाहर निकलने में मदद करता है, डिलीवरी के वक्त ये जो है तो मदद करता है। तो इन सभी के बारे में डिटेल आपको जानना है तो आप प्रजनन तंत्र नामक चैप्टर देख लें, जिससे आप लोगों को सारी जानकारी क्लियर हो जाएगी। अब दोस्तों समझते हैं हम पीयूष ग्रंथि के बारे में। ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ब्रेन में होती है। ये दोस्तों जो है तो पैराथायराइड को कंट्रोल नहीं करती है, बाकी सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। दोस्तों हमारा हाइपोथैलेमस जो रहा है तो वो सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करता था। और पीयूष ग्रंथि जो है तो ये पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। और हमारा हाइपोथैलेमस जो है तो वो सभी ग्रंथि, सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि अगर पीयूष ग्रंथि पिताजी हैं तो हाइपोथैलेमस दादाजी हैं और हमारा ब्रेन जो सबको कंट्रोल करता है वो परदादा है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं, बाप कौन हो गया, पीयूष ग्रंथि, दादा कौन हो गया, हाइपोथैलेमस, परदादा हो गया हमारा ब्रेन। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। दोस्तों पीयूष ग्रंथि हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, इसीलिए इसे दोस्तों मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसमें से दोस्तों सेमोटोट्रोपिक हार्मोन निकलता है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन यानी कि STH हार्मोन निकलता है। ये दोस्तों शरीर की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। जो लोग छोटे या फिर बड़े हो जाते हैं उनमें सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स की समस्या होती है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन ज़्यादा निकल गया, और कोई व्यक्ति छोटा रह गया तो उसमें कम होता है हार्मोन। ये अगला हार्मोन है दोस्तों थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। ये थायराइड को कंट्रोल करता है। ये हार्मोन जो होता है तो थायराइड को कंट्रोल करता है। इसके बाद है दोस्तों लेक्टोजेनिक हार्मोन, LTH हार्मोन। ये दूध का निर्माण करता है। दोस्तों लेक्टोजेनिक हार्मोन को प्रोलेक्टिन हार्मोन भी कहा जाता है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। लेक्टोजेनिक हार्मोन को प्रोलेक्टिन हार्मोन भी कहा जाता है। ये दोस्तों दूध का निर्माण करता है। दोस्तों लेक्टोजेनिक हार्मोन जो है तो ये दूध का निर्माण करता है। जैसे बच्चा पैदा हुआ, वो 1-2 दिन का हुआ तो दूध जो है तो वो बहुत आसानी से पी लेता है। दोस्तों छोटे बच्चों में इतनी ताकत तो हो नहीं सकती जो तुरंत पैदा होता है कि वो दूध जो है तो खींच सके। तो दूध को स्राव करने के लिए, दूध अपने आप निकलने के लिए उसमें एक और हार्मोन पाया जाता है जिसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं, जो दूध का स्राव करता है। जैसे ही बच्चा अपने मुंह को माँ के स्तन से लगाता है तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा दूध का स्राव अपने आप होने लगता है, जिससे बच्चा पी लेता है। दोस्तों गाय भैंस में देखे होंगे आप लोग, वो अपने बच्चे को पिलाने के लिए दूध जो है तो ऊपर चढ़ा लेती हैं, जिससे व्यक्ति कम दूध निकाल पाता है। इसलिए कुछ लोग होते हैं जो तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगा देती हैं गाय को, तो वो पूरा का पूरा दूध जो है तो निकाल लेती है, उनके बछड़े को कुछ नहीं बचता। इस प्रकार के लोग होते हैं दोस्तों। तो इन हार्मोन्स को आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। प्रोलेक्टिन हार्मोन्स में दूध का निर्माण होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है तो वो दूध का स्राव करता है, यानी कि दूध को बाहर निकालने में मदद करता है।
अब है दोस्तों वैसोप्रेसिंग हार्मोन, ये पेशाब की सांद्रता को नियंत्रित करता है। वैसोप्रेसिंग हार्मोन जो होता है दोस्तों, तो ये पेशाब की सांद्रता को जो है तो नियंत्रित करता है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम समझते हैं मिश्रित ग्रंथि के बारे में। मिश्रित ग्रंथि में दोस्तों एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों निकलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि। इसमें से जो है तो एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों निकलते हैं। दोस्तों ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय जो है तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय की कोशिकाओं को लैंगरहैंस की दीपिका कहा जाता है। अग्नाशय की कोशिका को जो है तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं भी कहा जाता है। ये कोशिकाएं जो होती हैं दोस्तों तो गुच्छे के समान होती हैं। इन गुच्छों की खोज सबसे पहले लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए अग्नाशय की कोशिकाओं को लैंगरहैंस की दीपिका कहा जाता है। दोस्तों अग्नाशय से एंजाइम्स निकलते हैं। लेट, ये दोस्तों ट्रिक बताया था, लेट लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, ये दोस्तों भोजन के पाचन में मदद करते हैं। तो ये आप लोगों को पाचन चैप्टर में समझ में आएगा। इसमें दोस्तों हम हार्मोन्स देखते हैं, इनको हम पढ़ा चुके हैं पहले ही, तो आप लोग पाचन का चैप्टर देखेंगे तो ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर हम हार्मोन्स देखते हैं दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले अल्फा कोशिकाएं होती हैं। अग्नाशय ग्रंथि में अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगान हार्मोन निकलता है। ग्लूकेगान हार्मोन्स जो है दोस्तों तो ये ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। ग्लूकोज की मात्रा को स्टोर कौन करके रखा था दोस्तों, तो ये लीवर स्टोर करके रखा था ग्लाइकोजन के रूप में। जैसे ही हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा घटती है तो ये लीवर जो है तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। अब है दोस्तों बीटा कोशिकाएं। बीटा कोशिका से दोस्तों इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ये ग्लूकोज को घटा देता है। दोस्तों इंसुलिन में जो है तो जिंक पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इंसुलिन में दोस्तों जिंक नामक तत्व पाया जाता है, Zn जिंक। तो दोस्तों इंसुलिन हार्मोन जो होता है ये ग्लूकोज की मात्रा को घटा देता है। दोस्तों ये शुगर के लोगों में बीटा कोशिकाएं खत्म हो जाती हैं, जिनसे इंसुलिन का निर्माण नहीं होता है। और दोस्तों जब इंसुलिन का निर्माण नहीं होता है तो ये ग्लूकोज को नहीं घटा सकता, इसी ग्लूकोज के कारण शुगर नामक बीमारी हो जाती है। दोस्तों ध्यान रखना है आप लोगों को, ये इंसुलिन जो होता है ये जल में घुलनशील होता है। इंसुलिन की कमी से शुगर हो जाता है, शुगर नामक रोग हो जाता है। ये इंसुलिन जो है तो ग्लूकोज को कम करता है, और जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज को कम नहीं करता, यही ग्लूकोज जो है तो शुगर का रूप ले लेता है। अब है दोस्तों गामा कोशिकाएं। इनमें से दोस्तों जो है तो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है, जो पचे हुए भोजन से ऊर्जा का निर्माण करता है स्वांगीकरण विधि द्वारा। तो दोस्तों इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बताई गई जानकारी समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल रिवीजन स्टडी जी को सब्सक्राइब करें, जिससे अपलोडेड वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद।